नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे थे अपने लास्ट सेशन में व्यवहारिक व्याकरण, यानी कि हमने यहाँ पर व्याकरण से जुड़े हुए जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और जब से ज्यादा कॉमन पॉइंट्स जो हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हम काफी सारे टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित। जैसे कि इसमें बहुत कॉमन से टॉपिक आते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर वर्णों के बारे में पढ़ा था, फिर हमने यहाँ पर वर्ण विच्छेद पढ़ा था, उसके बाद हमने यहाँ पर अशुद्धियां हमने यहाँ पर पढ़ी थी, फिर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और साथ ही उसके बाद हमने यहाँ पर मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। और सबसे मेन जो हिंदी में आपका जाना जाता है विराम चिन्ह, यानी कि जो आपका पंक्चुएशन मार्क जो है, यानी कि जिससे आप क्या करते हैं, भाव समझते हैं किसी भी वाक्य के। तो विराम चिन्ह भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे और लास्ट सेशन जो था हमने वहां पर विराम चिन्ह अपने कंप्लीट कर लिए थे, यानी कि विराम चिन्हों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं आज जो हमारे हिंदी व्याकरण के जरूरी टॉपिक्स हैं अपने व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत, वो हैं आपके उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने पहले भी पढ़े हैं। तो जैसे कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये पूरा जो है एक व्यवहारिक व्याकरण का टॉपिक है, यानी कि यहाँ पर आप सारी चीजें एक तरह से जो व्यवहारिक व्याकरण से जो जरूरी जो है हमारे हिंदी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई टॉपिक्स, उनको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कहा कि हमारे टॉपिक का नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स, उपसर्ग को कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी कि पहले लगते हैं, ठीक है, प्रीफिक्स जो कि पहले लगते हैं। और आपके प्रत्यय यानी कि जो सफिक्स होते हैं जो बाद में लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे बहुत सारे आपके जिनमें उपसर्ग यानी कि आपके इसको आप संस्कृत के उपसर्ग यानी कि बहुत सारे ऐसे उपसर्ग होते हैं। अब ये उपसर्ग की परिभाषा क्या है, ठीक है, उपसर्ग क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ये हम जानते हैं। और उसके बाद उपसर्गों का यूज कैसे किया जाता है, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है और कितने टाइप्स होते हैं इनके। क्योंकि देखिए, अलग अलग शब्द है तो उसमें एक ही प्रकार का आपका उपसर्ग तो लगेगा नहीं, अलग अलग प्रकार के उपसर्ग लगेंगे। तो उसी के आधार पर उसके जो टाइप्स हैं, प्रकार हैं, वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए उपसर्ग और प्रत्यय। जो उपसर्ग और प्रत्यय हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले देखिए निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग छाटिए। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग छाटिए। जैसे अभी मैं यहाँ पर कुछ शब्द आपके लिए लिखती हूँ, बहुत ही कॉमन से आपके शब्द हैं, उनको मैं लिखती हूँ आपके लिए। तो देखिए, कुछ कॉमन से शब्द पहले यहाँ पर लिखते हैं, जैसे शब्दांश, ठीक है, उसके बाद शब्द, शब्दांश और शब्द, ठीक है, मूल शब्द इसको आप कह सकते हैं। शब्दांश यानी कि एक छोटा सा पार्ट, शब्द का एक छोटा सा पार्ट, एक शब्द का छोटा सा अंश, शब्दांश, ठीक है। तो देखिए यहां पर कुछ शब्दांश हम लिख लेते हैं, जैसे अब देखिए यहां पर प्र, ठीक है, आ, ये पूरा शब्द नहीं है, आप देख सकते हैं ये पूरा शब्द नहीं है, ये शब्द का केवल एक भाग है, छोटा सा पार्ट है। उप, ठीक है, इसी तरह से अलंग, ठीक है, और इस तरह से। अब देखिए यहां पर ये मैंने कुछ शब्दांश आपको बताए, यानी कि शब्दों के छोटे से पार्ट यहां पर आपको बताए। यहां पर पूरा शब्द नहीं है, ठीक है, पूरा शब्द नहीं है। अब पूरा शब्द है, देखिए इसको आप मूल शब्द भी लिख सकते हैं, मूल शब्द, ठीक है। तो मूल शब्द यहां पर कार, कार,
कार, कार। ठीक है, तो देखिए शब्दांश हमने अलग अलग लिए और मूल शब्द हमने एक ही लिया। शब्दांश हमने अलग अलग लिए और मूल शब्द हमने एक ही लिया। अब हम कुछ नया शब्द बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा नवीन शब्द। ठीक है, जो नया शब्द बनेगा। नवीन शब्द कौन सा है? जैसे प्रकार, तो क्या होगा? प्रकार। ठीक है, इसी तरह से आकार, क्या होगा? आकार। उपकार, क्या होगा? उपकार। अलंकार, क्या होगा? अलंकार। ठीक है, पूरी तरह से डिफरेंट, पूरी तरह से अलग नया शब्द। और देखिए ये जो सारे शब्द हैं इनके मूल शब्द एक ही है। आप देख सकते हैं इनका मूल शब्द एक ही है। सभी में मूल शब्द कार है। कार, 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 कार। लेकिन केवल कुछ शब्दांशों के जुड़ जाने से, कुछ अलग अलग प्रकार के शब्दांशों के जुड़ जाने से इनका अर्थ बिल्कुल परिवर्तित हो गया है। ये बिल्कुल एक नवीन शब्द, एक नया शब्द बन गया है। जैसे प्र के आगे कार लगाया तो प्रकार, आ के आगे कार लगाया तो आकार। ठीक है, उप के आगे कार लगाया तो उपकार, अलंग के आगे कार लगाया तो अलंकार। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये क्या कहलाए? ये आपके प्रत्यय कहलाए, यानी कि ये आपके कहलाए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी कि पहले लगने वाले। ठीक है, ये आपके क्या कहलाए? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। ठीक है, जो पहले लगकर, यानी कि किसी भी शब्दांश से पहले लगकर, तो इसको हिंदी में आपका कहा गया उपसर्ग। जो किसी भी शब्दांश के पहले लगकर, तो इंग्लिश में आप जब इस शब्द को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपको डाउट नहीं रहेगा कि प्रीफिक्स और यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो उपसर्ग को कहते हैं प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब जुड़ना। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर रहा है। तो ये सारा क्या है? शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, यानी कि इससे नए शब्द बनाए जा रहे हैं। जैसे समास है, समास भी आपका शब्द, नया शब्द बनाने की प्रक्रिया है। समासीकरण की प्रक्रिया से हम नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय भी आपका शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। संधि भी आपका शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। क्योंकि हम यहाँ पर व्यवहारिक व्याकरण की बात कर रहे हैं तो उपसर्ग और प्रत्यय इसमें कॉमन टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका उपसर्ग। तो अब देखिए क्या परिभाषा इसकी बनती है, वो हम एक बार यहाँ पर परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। अभी अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर परिभाषा बनाएंगे। परिभाषा क्या होगी? चलिए अपने आप से लिखिए। जो शब्दांश मूल शब्द के, जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर या प्रारंभ में जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं और क्या करते हैं? या विशेषता ला देते हैं। अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, उन्हें
उपसर्ग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो परिभाषा हमने क्या बनाई? जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है या विशेषता ला देता है, उसको हम कहते हैं यहां पर उपसर्ग। ठीक है, प्रीफिक्स। तो देखिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे उपसर्ग के। जैसे देखिए उदाहरण के लिए आप यहां पर देख सकते हैं, बहुत सारे हमने अलग अलग तरह के उपसर्ग बताए हैं। और देखिए उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए उदाहरण के लिए जैसे यहां पर हमने कहा विज्ञापित। ठीक है, उदाहरण के लिए विज्ञापित शब्द देखिए, विज्ञापित। विज्ञापित में वि जो आपका है वो उपसर्ग है। क्या है? वि आपका उपसर्ग है और ज्ञापित आपका क्या है? मूल शब्द है। ज्ञापित आपका मूल शब्द है। तो देखिए दूसरा आपका है संसर्ग। ठीक है, समसर्ग। तो सम जो है आपका वो आपका उपसर्ग है और सर्ग आपका जो है वो मूल शब्द है। इसी तरह से उपमान, तो उप शब्द आपका उपसर्ग है और मान शब्द आपका क्या है? मूल शब्द है। अब यहां पर देखिए उपसर्ग और प्रत्यय से शब्द निर्माण। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय से शब्द निर्माण। अब देखिए यहां पर जो दूसरा शब्द है, ठीक है, तो उसको हमने अब देखिए यहां पर उपसर्ग हमने लगाने हैं। कुछ शब्द हैं हमने उन पर उपसर्ग लगाने हैं। जैसे यहां पर बहुत सारे और भी एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे दुर्भाग्य, अभिजात, संचालन, ठीक है, प्रवास, संस्कृति। ठीक है, अब देखिए अगला आता है यहां पर निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाइए। उपसर्ग लगाइए जैसे पुत्र का, पुत्र में सुपुत्र। तो कुछ शब्द दिए हैं उसमें आपने उपसर्ग लगाना है, जैसे वास। वास जो शब्द है उसमें हम प्रत्यय उपसर्ग लगाएंगे तो वो हो जाएगा प्र। जैसे मैंने यहां पर आपको कहा था प्र आपका क्या है? प्रत्यय है, उपसर्ग है। तो उस उपसर्ग को आपने वास शब्द में जोड़ा, वो हो गया प्रवास। ठीक है, व्यवस्थित। व्यवस्थित आपका मूल शब्द है और उसमें आपने उपसर्ग जोड़ा तो आपका हो गया अव्यवस्थित। कूल। कूल जो आपका शब्द है उसमें आप दो तरह के उपसर्ग जोड़ सकते हैं। एक जोड़ सकते हैं प्रति, एक जोड़ सकते हैं अनु। तो प्रति का अर्थ होता है उल्टा। तो अगर आप कूल शब्द में प्रति शब्द जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रतिकूल, और कूल शब्द में अनु उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अनुकूल। ठीक है, इसी तरह से गति। गति शब्द जो है उसमें भी हम यहां पर प्र उपसर्ग जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा प्रगति। रोहण। रोहण शब्द में हम आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा आरोहण। रक्षित। रक्षित शब्द में हम आ प्रत्यय जोड़ेंगे वो हो जाएगा आरक्षित। ठीक है, अब यहां पर अगला जो प्रश्न इसमें दिया गया है उपसर्ग और प्रत्यय से शब्द निर्माण से संबंधित। ठीक है, तो देखिए हमने यहां पर कुछ उपसर्ग दिए हैं और उससे आपने दो दो शब्द बनाने हैं। दो दो शब्द बनाने हैं। यहां पर कुछ उपसर्ग दिए हैं जैसे ला और बे, बिला और बद। तो देखिए कैसे बनेगा। ला से ला इलाज, ला जवाब। ठीक है, ला इलाज जिसका इलाज ना हो, ला जवाब जिसका जवाब ना हो। ठीक है, बिला, बिला वजह या बिला कुव्वत। इसी तरह से बेमिसाल, बेवजह। ठीक है, अगला बद, बदनाम, बदकिस्मत। इसी तरह से और भी शब्द दिए हैं। ना, ना का नाखुश, नामुमकिन। खुश का खुशकिस्मत, खुश नसीब। हर का हर पल
हर दिन। इसी तरह से गैर, गैर शब्द जो है उसका भी यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हैं, गैर हाजिर, गैर कानूनी। ठीक है, गैर हाजिर, गैर कानूनी। तो इस तरह से यहाँ पर आपको भी कई बार ऐसे शब्द दिए जाते हैं जिसमें आपने उपसर्ग और प्रत्यय अलग आपने करने होते हैं। एग्जाम में आते हैं कई बार इस तरह के कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप उपसर्ग को अलग करेंगे, यानी कि जब आप शब्द को पढ़ेंगे उसके बाद जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ला इलाज, तो आप देखेंगे इसमें ला शब्द जो है वो आपका उपसर्ग है और इलाज शब्द जो है वो आपका मूल शब्द है। इसी तरह से लाजवाब, ठीक है, तो जवाब जो है आपका मूल शब्द है, उसमें आपने ला जो उपसर्ग जोड़ा है उससे उसका अर्थ बिल्कुल चेंज हो गया है और क्या बोलते हैं उसके अर्थ में बिल्कुल अलग सी विशेषता आ गई है। जैसे जवाब और लाजवाब। ठीक है, जवाब का अर्थ होता है आंसर, उत्तर देना, लेकिन लाजवाब बहुत सुंदर, तो अर्थ बिल्कुल चेंज हो गया है, अर्थ में विशेषता आ गई है, अर्थ बिल्कुल परिवर्तित हो गया है। ठीक है, जैसे खुश, खुश शब्द का अर्थ है खुश रहना। ठीक, लेकिन अगर इसी को आप इस तरह से जोड़ दें, खुश किस्मत, यानी कि जो बहुत अच्छी किस्मत वाला है। दूसरा खुश नसीब, जिसके नसीब बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो अर्थ जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, एक तरह से उसमें विशेषता आ जाती है और बहुत ही ज्यादा देखिए गैर, जैसे गैर शब्द यहाँ पर लिखा गया है तो गैर का अर्थ होता है पराया। ठीक है, अब यहां पर लिखा गया गैर हाजिर, गैर कानूनी। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो यहां पर दिए गए हैं उपसर्गों का प्रयोग करके, बहुत सारे ऐसे शब्द बनाए गए हैं। ठीक है, इसी तरह से त्व प्रत्यय लगाकर, आप देखिए प्रत्यय, त्व प्रत्यय लगाकर, हमने कहा अगला, हमने कहा प्रत्यय। अब ये प्रत्यय क्या होता है, देखिए हमने उपसर्ग यहां पर पढ़ लिए और उसके बाद हम प्रत्यय की बात कर रहे हैं, लेकिन उपसर्गों से पहले, प्रत्यय से पहले हम यहाँ पर एक बार उपसर्गों के बारे में और जान लेते हैं। देखिए जो उपसर्ग होते हैं उसके प्रकार और कुछ जरूरी बातें, उपसर्ग के संबंध में कुछ जरूरी बातें क्या है, उपसर्ग की विशेषताएं क्या हैं, ये ध्यान रखिएगा, उपसर्ग की विशेषताएं। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं होती है उपसर्ग की, उपसर्गों के बारे में आपने जान लिया, तो विशेषताएं क्या क्या होती है देखिए, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, में जोड़े जाते हैं, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता, इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। जो उपसर्ग होते हैं उनका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, कुछ एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिए थे, इस तरह से ये आपके उपसर्ग हैं। ठीक है, तो इनको हम स्वतंत्र रूप से नहीं लिख सकते। अगर आप प्र शब्द लिख रहे हैं तो उसको आप कहीं ना कहीं जोड़ेंगे, जैसे प्रस्तावना। ठीक है, प्रकार, प्रकार, प्रसाद, प्रशांत। ठीक है, तो आपको प्र शब्द आप कहीं भी अलग से यूज नहीं करेंगे, अलग से नहीं लिखेंगे। इसी तरह से आ जो आपका शब्दांश है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको यहां पर बता रही हूं, तो ये सभी उपसर्गों के लिए है कि इनका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं। जैसे आ शब्द है, आ के लिए यहां पर मैंने आपको बताया आकार, ठीक है, आजाद और आभार, आयुष्मान,
तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आ उपसर्ग लगाकर बनते हैं, लेकिन इनका अपने आप में कोई भी स्वतंत्र यूज नहीं होता, स्वतंत्र रूप से कहीं पर नहीं लिखे जाते। जैसे उप, ठीक है, उपवन, ठीक है, उपकार, और इस तरह से बहुत सारे शब्द बनेंगे, लेकिन इसको अलग से कहीं पर यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, जिस तरह से अलंकार है, ठीक है, तो ऐसे आपके जितने भी उपसर्ग हैं उनको हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कहीं पर नहीं करेंगे। अगला यहां पर पॉइंट है, ये शब्दों के पूर्व में जुड़कर, ये शब्दों के पूर्व में जुड़कर, ये शब्दों के पूर्व में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, बदल देते हैं, या उनमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। तो जब हम इनको किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़ते हैं तो ये शब्द के अर्थ को पूरी तरह से परिवर्तित कर देते हैं और उनमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। तो ये कुछ इनकी विशेषताएं हैं, किसकी? उपसर्ग की। तो अब देखिए उपसर्ग के प्रकार, ये मैंने आपको पढ़ाए हैं। उपसर्ग के प्रकार ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आपका आता है संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। इस संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं इनको आपका तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तत्सम उपसर्ग यानी कि वो संस्कृत के उपसर्ग है तो वो हिंदी में एज इट इज यूज किए जा रहे हैं, बिल्कुल उसी रूप में यूज किए जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं। तो इसीलिए उन्हें यहाँ पर तत्सम, तत्सम और तद्भव शब्द आपने पढ़े होंगे हिंदी में। तत्सम क्या होता है? तत्सम यानी कि बिल्कुल उसी के जैसा, ठीक है, उसी के जैसा, बिल्कुल वही शब्द एज इट इज हिंदी में यूज किया जा रहा है, हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, उसको तत्सम कहा गया। और हिंदी के उपसर्गों को तत्भव उपसर्ग कहा गया, यानी कि वो उत्पन्न हुए हैं संस्कृत भाषा से। तत्भव, उत्पन्न होना। तो देखिए पहला यहां पर मैंने आपको बताया संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है। उसके बाद नंबर दूसरा यहां पर हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, ठीक है। तीसरा यहां पर आपका आता है उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू फारसी, देखिए कुछ भाषाएं जैसे आप इसको यहां पर जो अंग्रेजी के उपसर्ग अलग होते हैं, इन्हें आप उर्दू फारसी के उपसर्ग के उपसर्ग। हमारी हिंदी भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। अब नंबर 4 है अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। तो देखिए हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो अलग अलग भाषाओं से हिंदी में आए हैं। वो हिंदी में अलग अलग भाषाओं से आए हैं और यहाँ पर इतने कॉमन तरीके से, इतने सामान्य तरीके से बोले जाते हैं, इतने सामान्य तरीके से प्रयोग किए जाते हैं कि बिल्कुल हमें लगता ही नहीं कि ये किसी और भाषा से आए हैं, किसी और भाषा से यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। तो इनको भी हम क्या कहते हैं? उर्दू
फारसी के उपसर्ग कहते हैं, यानी कि ये उनसे बिल्कुल बने हुए होते हैं शब्द, और कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, यानी कि अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द जिनको हम हिंदी भाषा में अब बिल्कुल ऐसे प्रयोग करते हैं जैसे वो हिंदी के ही शब्द हों। ठीक है, तो उन शब्दों के मतलब उन शब्दों को बनाने के लिए जो उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अंग्रेजी के उपसर्ग कहते हैं। और संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, ये सारे पहले भी आप सभी ने पढ़े हैं। तो इस तरह से उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग की विशेषताएं क्या है, उपसर्ग के एक तरह से प्रकार क्या है। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत के उपसर्ग, जैसे आपको अति हो गया, अधि हो गया, अनु हो गया, अभि हो गया, तो ये सारे आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं। ठीक है, इसी तरह से हिंदी के जो उपसर्ग है, हिंदी के उपसर्गों में भी बहुत सारे आपके शब्द आते हैं, जैसे अन, अध, बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, अनमोल। ठीक है, तो उर्दू फारसी के जो आपके उपसर्ग है उनमें बहुत सारे अलग अलग तरह के, जैसे मैंने अभी यहाँ पर खुश शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, खुश किस्मत, खुश मिजाज, गैर, गैर शब्द का प्रयोग किया, गैर हाजिर। ठीक है, गैर कानूनी, तो ये सब उर्दू के उपसर्ग हैं। इसी तरह से हिंदी के जो अंग्रेजी के जो उपसर्ग है, अंग्रेजी के उपसर्ग जैसे हम कहते हैं वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, हिंदी में ही बोलते हैं, कहते हैं वाइस प्रिंसिपल या डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है, या हम कहते हैं बहुत सारे हम अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, चीफ मिनिस्टर, जनरल। ठीक है, तो ये सारे आपके अंग्रेजी के उपसर्ग हैं जो हम अलग अलग तरह से प्रयोग करते हैं। तो एक तरह से हमने यहाँ पर उपसर्ग बिल्कुल अच्छे से समझ लिए हैं। उपसर्ग यानी कि आपका प्रीफिक्स जो पहले जुड़ता है। अब यहाँ पर बात आती है प्रत्यय की, यानी कि हम यहाँ पर जो प्रयोग पढ़ रहे हैं वो हम दोनों के पढ़ रहे हैं, उपसर्ग के भी पढ़ रहे हैं, प्रत्यय के भी पढ़ रहे हैं। तो अब प्रत्यय को जान लेते हैं क्या होता है। देखिए, उपसर्ग हमने बताया कि मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं या शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता ला देते हैं। तो अब ये प्रत्यय क्या होता है, देखिए प्रत्यय के लिए भी मैंने आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए थे। जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि कुछ शब्द हैं जैसे प्यास, ठीक है, या आपका मैल, ठीक है, या आपका जैसे लुहार, ठीक है, या पुजारी। तो यहां पर हमने कुछ शब्द लिखे थे। और अब प्रत्यय की बात आ रही है तो ये आपके मूल शब्द हैं। ठीक है, मूल शब्द। अब प्रत्यय की बात आ रही है तो ये शब्दांश, जो शब्दांश, अब इसको आप प्रत्यय भी कह सकते हैं। तो यहां पर कुछ शब्दांश हम लेंगे जैसे आ और इन। ठीक है, आ और इन। तो जैसे आ शब्द हमने यहां पर लिया तो इसको हमने यहां पर जोड़कर नया शब्द बनाया, नवीन शब्द हमने बनाया। जैसे प्यास में हम आ प्रत्यय जोड़ेंगे। अब ये प्रत्यय क्या होता है? ठीक है, प्रत्यय यानी कि सफिक्स किसी भी शब्द के अंत में लगता है, किसी भी शब्द के अंत में लगता है और शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, शब्द के अर्थ में विशेषता ला देता है। और तो अब आप देखिए यहां पर प्यास शब्द में आ प्रत्यय जोड़ा, प्यास शब्द में आ प्रत्यय जोड़ा तो ये क्या हो गया? प्यासा। ठीक है, मैल शब्द में आ प्रत्यय जोड़ा। ठीक है, मैल शब्द में अगर आ प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो जाएगा? मैला। ठीक है, बिल्कुल अर्थ परिवर्तित हो गया, उसका डिफरेंट अर्थ आ गया। अब इसी तरह से यहां पर एक और हमने शब्दांश लिया है, एक और शब्दांश हमने लिया है, उससे भी हम यहां पर कुछ नए शब्द बनाते हैं। जैसे देखिए लोहार। ठीक है, लोहार हमने शब्द लिया है, ये मूल शब्द है और इसमें हमने यहां पर इस तरह से क्या लिया है? एक शब्दांश लिया है इन।
तो क्या हो जाएगा लोहार शब्द में, और ये ध्यान रखिएगा कि ये इन है या ईन है, ठीक है, ये बड़ी ई है या छोटी ई है, इससे भी काफी ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, ठीक है। ये सबसे जरूरी चीजें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि मात्राओं का प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो कई बार इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। लोहार शब्द का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर अगर हम नया शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा, लोहारिन, ठीक है, लोहारिन। इसी प्रकार पुजारी शब्द का प्रयोग किया है, पुजारी, और उसमें हमने प्रत्यय क्या लगाना है, इन, ठीक है। तो नया शब्द बनेगा कैसा, पुजारिन, पुजारिन। तो देखिए ये हमारा मूल शब्द, ये हमारा शब्दांश, और ये हमारा नवीन शब्द, ठीक है। ये मूल शब्द, ये शब्दांश और ये नवीन शब्द। तो इस प्रकार हम यहां पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो हमारे सफिक्स, ठीक है, सफिक्स यानी कि आपके प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय जो है आपका वो कहां लगता है, किसी भी शब्द के अंत में लगता है, ठीक है। कहां लगता है, किसी भी शब्द के अंत में। जैसे प्यास में आ जोड़ा प्यासा, मैल में आ जोड़ा मैला, लोहार में इन जोड़ा लोहारिन, पुजारी में इन जोड़ा पुजारिन, ठीक है। तो ये आपका प्रत्यय हुआ जो किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके शब्द, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसके अर्थ में विशेषता ला देता है, वो क्या होता है, आपका प्रत्यय होता है, यानी कि सफिक्स होता है। तो चलिए परिभाषा नोट डाउन कीजिए या खुद लिख लीजिए। अब आपको परिभाषा बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। सारी चीजें लगभग क्लियर हो गई हैं यहाँ पर उपसर्ग से जुड़ी हुई कि क्या हमें परिभाषा लिखनी है, ठीक है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है, अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है, तथा मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन, मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। तो क्या हमने लिखा, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है तथा मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, प्रत्यय कहलाता है। यानी कि अब ये कहां जुड़ रहा है, किसी भी शब्द के अंत में जुड़ रहा है। देखिए अर्थ पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है। प्यास, ठीक है, और प्यासा, मैल और मैला, लोहार, लोहारिन, सारे नए शब्द बने हैं। और देख सकते हैं इसके अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तन हो गया है। लोहार अगर देखा जाए तो मेल शब्द है, और लोहारिन फीमेल शब्द है, यानी कि ये पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। पुजारी पुल्लिंग शब्द है और पुजारिन स्त्रीलिंग शब्द है। प्यास, प्यास जो है वो एक अलग तरह का शब्द है, प्यासा एक अलग तरह का शब्द है। मैल एक अलग तरह का शब्द है, मैला एक अलग तरह का शब्द है।
ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़ी हुई कुछ बातें हमने यहाँ पर आज डिस्कस की। और उपसर्ग यानी कि आपका प्रीफिक्स हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट सेशन में हम आपके प्रत्यय से जुड़ी हुई जो यहाँ पर बातें हैं और प्रश्न है उनको हम सॉल्व करेंगे। और जितना आज पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज करें। किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट हो उसको जरूर यहाँ पर शेयर करें, ताकि आपके जो परीक्षाएं अब आने वाली है उनके लिए हम तैयारी अच्छे से यहाँ पर कर सके। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।